स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और हम जैसा कि आप सबको पता है कि अपना जो सोशल साइंस है सीबीएसई क्लास 10th का, जिसका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारा एक जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप तक पहुंच गया होगा, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, जिसके अंदर हमने बताया था राष्ट्रवाद का अर्थ, और उसमें हमने बताया राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उससे आगे की जो चीजें हैं इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उन चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें। और इसी के साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अगर आप वहां पर कोई भी कमेंट देंगे उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, उससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री में इसका जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। 1815 के बाद का यूरोप, इसमें हम यहां से शुरू करेंगे। 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। और नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। अब वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए वाटरलू के युद्ध के बाद, नेपोलियन की हार के बाद में, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको दे रखा है का पॉइंट। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के देशों का झुकाव एक बार फिर रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। देखिए नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने यह किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार दिए फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। लेकिन ये नेपोलियन की हार के बाद क्या हो गया, यूरोप के अंदर एक बार जहां से बदलाव शुरू हुआ और वहीं पर दोबारा से फिर वही रूढ़िवादी संकीर्ण विचार दोबारा से अपना स्थान बनाने लगे। दोबारा से लोग उसी राजतंत्र की तरफ, उसी निरंकुशवाद की तरफ जाने लगे। लोगों की जो सोच थी वो दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पर लौट कर जा रही थी। तो ये आप देख रहे हैं 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद में ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिला कि एक बार फिर यूरोप के देशों का झुकाव रूढ़िवाद की तरफ, उसी निरंकुश राजतंत्र की तरफ दोबारा से जाने लगा। दूसरा, यूरोपीय देशों की अधिकांश सरकारें, जो यूरोपीय देशों की अधिकांश सरकारें थी, उनमें पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे। पारंपरिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? जो पहले से ही चली आ रही हैं संस्थाएं, जो राजतंत्र पहले से ही चला आ रहा है, जो निरंकुश तानाशाही पहले से ही चली आ रही है, दोबारा से उसी प्रकार की परंपरावादी संस्थाओं को जीवित और पुनर्जीवित करना चाहते थे। कौन करना चाहता था? यूरोपीय देशों की अधिकांश सरकारें थी। इसके अलावा आप देखेंगे गा पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए, नेपोलियन ने अपने समय में जितने भी चेंजेस, जितने भी बदलाव किए, उन सभी को इन यूरोपीय देशों की अधिकांश सरकारों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उनको समाप्त कर दिया, जो भी उसने सुधार किए। और जिसके लिए क्या किया, इन्होंने आपस में एक समझौता भी किया। यूरोपीय देशों ने इन बदलावों को समाप्त करने के लिए एक समझौता भी किया, और जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वियना समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था। एक नंबर में फिर यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वाटरलू की युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले ये हुआ कि रूढ़िवाद की तरफ लोग दोबारा बढ़ गए। दूसरा, लोग पारंपरिक जो हमारी संस्थाएं हुआ करती थी यूरोप के अंदर, परंपरावादी संस्थाएं, उनको दोबारा बनाए रखना चाहते थे। और जो भी नेपोलियन ने क्या किए थे, चेंजेस किए थे, वो चेंजेस भी सब रद्द कर दिए गए, वो सबको खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? वियना समझौते के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब वियना समझौता क्या था, वियना कांग्रेस क्या थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो का
पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है वो उपलब्ध कराया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप उसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे साफ साफ अपने हैंडराइटिंग में अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, ताकि फिर पेपर में आपको कोई गाइड और कुछ भी मटेरियल अदर लेने या फिर खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। देखिए, वियना कांग्रेस या वियना समझौता 1815 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया 1815 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने वियना में एक समझौता किया। कहां पर समझौता किया? वियना में। और यह समझौता वियना कांग्रेस में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए कितने तमाम क्वेश्चन छोटे छोटे बनकर आ रहे हैं। 1815 में किसने वियना कांग्रेस में भाग लिया था? प्रमुख रूप से ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। और कहां पर यह हुआ था? समझौता वियना के अंदर हुआ था। और इस समझौते की या कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिख, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समझौते में भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने, जो धीरे धीरे फ्रांस का विस्तार होता जा रहा था, फ्रांस लगातार शक्तिशाली बनता जा रहा था, फ्रांस लगातार दुनिया के और खासकर यूरोप के जो दूसरे देश थे उन पर लगातार अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा था। तो इस समझौते में यही बात हुई थी कि भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोका जाए और फ्रांस में दोबारा बुर्बो वंश को स्थापित किया जाए। अब ये बुर्बो वंश कौन सा था? ये वही वंश था जिससे संबंध था लुई सोलवे का। और लुई सोलवे के खिलाफ 1789 में क्या हो गई थी? फ्रांस में क्रांति। तो इस वियना कांग्रेस के द्वारा भाई यही कहा गया था कि बुर्बो वंश को दोबारा से स्थापित किया जाए, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया था, तथा राजतंत्र को जारी रखने पर भी सहमति बनी। वियना समझौते के अंदर एक प्रमुख बात यह भी थी कि जो राजतंत्र है यूरोपीय देशों के अंदर उसको कायम रखा जाए, ना कि उसको समाप्त किया जाए। ये लोग नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र, समानता और बंधुता जैसे विचार जो है वो फैलें और लोगों को ये सारी चीजें प्राप्त हों। इसीलिए ये चाहते थे कि जो लंबे समय से राजतंत्र और निरंकुश जो तानाशाही चली आ रही है यूरोपीय देशों के अंदर, वो सहमत थे इस बात पर कि उसको जारी रखा जाए, उसको समाप्त ना किया जाए। कौन से समझौते के तहत? वियना कांग्रेस के तहत। आगे देखते हैं हम यूरोप में क्रांतिकारी। देखिए, वियना कांग्रेस में हुए समझौते ने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया। भाई देखिए, दो एक वर्ग से बन गए। एक तरफ वो वर्ग है जो वाटरलू के युद्ध के बाद में नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को खत्म करना चाहता था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचारों को जमीन में गाड़ देना चाहता था। एक वो वर्ग था जो चाहता था कि निरंकुश राजतंत्र बना ही रहे और राजाओं का शासन चले, निरंकुशता आगे बढ़ती रहे। और दूसरी तरफ वो वर्ग था जिनको कहा गया क्रांतिकारियों का वर्ग। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी स्थिति के अंदर निरंकुश राजतंत्र दोबारा से अपने पैर पसारे यूरोप के अंदर। और इसी के लिए इन क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम भी किए। वियना कांग्रेस में जो समझौता हुआ उसने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया जो कि इस समझौते के विरुद्ध थे। ये क्रांतिकारी इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि वियना कांग्रेस के अंदर जो भी समझौते हुए हैं वो मानवता के विरुद्ध हैं। वो लगातार इस तरीके की जो बिंदु हैं उन पर फोकस किया गया है वियना कांग्रेस में, जो निरंकुश राजतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए बेटा आप देखेंगे कि अनेक क्रांतिकारी जो थे वो निकलकर उभरकर सामने आए और इन क्रांतिकारियों ने अपने कुछ गोल, अपने कुछ लक्ष्यों को भी निर्धारित किया। तो इन क्रांतिकारियों के मुख्य लक्ष्य क्या थे? इनके 3 प्रमुख लक्ष्य थे, जिसमें पहला लक्ष्य था राष्ट्रवाद को दोबारा से बढ़ावा देना, ना कि निरंकुश राजतंत्र को या रूढ़िवाद को बढ़ावा देना। तो रही राजतंत्र को के स्थान पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। दूसरा, ये वियना समझौते का विरोध करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वियना समझौता किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में सामने निकलकर आए और इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए या इसका कार्यान्वयन किया जाए। तो ये वियना समझौते के
अंदर जो भी बातें तय हुई थी इस समझौते की, उसका विरोध करते थे और ये स्वतंत्रता के लिए लगातार क्या कर रहे थे, इन्होंने अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा। ये चाहते थे कि जो स्वतंत्रता समानता लोगों को मिली थी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, जिसका प्रचार प्रसार हुआ था, वो लोगों से किसी भी कीमत पर छीना ना जाए और उनको वो स्वतंत्रता लगातार मिलती रहे। आगे हम बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम नारीवाद की। नारीवाद क्या होता है? देखिए, महिलाओं को लंबे समय तक पुरुषों के अधीन माना गया। महिलाओं को लगातार पुरुषों की तुलना में बहुत कम अधिकार नहीं दिए गए, बहुत कम अधिकार दिए गए। और आप देखोगे कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनको पुरुषों के कभी समान आने ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने वाला एक वर्ग निकलकर सामने आया। एक ऐसा वर्ग जिसने कहा कि नहीं, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर उनके समान अधिकार मिलने ही चाहिए। इसीलिए एक जो वर्ग निकलकर आया जिसने महिलाओं के हक की बात की, महिलाओं के हित की बात की, महिलाओं की समानता की बात की, महिलाओं की उन्नति की बात की, महिलाओं की प्रगति की बात की, जिस पे सारा फोकस केवल किस पे था? महिलाओं पर, नारियों पर। तो इस तरीके के वर्ग को, इस तरीके की विचारधारा को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? नारीवादी। और इस विचार को नारीवाद के नाम से दुनिया में जाना गया। यह प्रचलित हुआ नारीवाद के नाम से। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि नारीवाद क्या है। महिलाओं को पुरुषों के समान कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए? राजनैतिक अधिकार भी मिलने चाहिए और आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए। तो प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार महिलाओं को मिले और इन समान अधिकारों के बोध को ही किस नाम से जाना जाता है? नारीवाद के नाम से जाना जाता है। इसको नारीवाद कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपकी सीबीएसई सोशल साइंस क्लास 10th की, उनके बारे में डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल के साथ में यदि जुड़ेंगे तो बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क आप जो है अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी जो प्रीवियस ईयर्स में आपके बार बार सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं आपसे, किसी ना किसी मोड में, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार से, वो सब भी आपको यहीं पर कराए जाएंगे हमारे चैनल पर, पीएससी फॉर सीबीएसई पर। तो अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे इस लेक्चर को, हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, पीएससी फॉर सीबीएसई। थैंक यू।